हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास से हम लोग जीके जीएस के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। कि भारत के जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित हुई, किस तरीके से नियम बनते गए और जो पॉजिटिव रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इन सारे एक्ट से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। और बता दें, इस पर्टिकुलर पोर्शन में 2 क्लासेज होंगी। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पढ़ेंगे। उसके आगे की चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप सभी लोगों को फिर से इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप लोग अभी तक हमारे पेड ग्रुप या पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके आप कोर्स से जुड़ सकते हैं, एक बहुत ही मिनिमम फी में। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और बहुत ही डिटेल में न जाकर हम लोग शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संवैधानिक इतिहास क्या है, तो जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य निर्माण या संविधान निर्माण में काम आए, जो कि संवैधानिक विकास कहलाया। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स जब हम लोगों पे, मतलब इंडिया पे रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो वो ढेर सारे नियम और रूल्स रेगुलेशन लाते थे जिससे कि वो शासन कर पाएँ। और यही शासन और वही नियम आगे चल के भारतीय संविधान में जो अच्छी चीज़ें थी वो रखी गई। तो ये एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आप सभी लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने। लेकिन लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार करते करते फिर युद्ध करने लगती है, युद्ध जीत जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे भारत पे शासन करने लगती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी, जैसे टाटा को ले लीजिए आप। टाटा किसी देश में जाती है, अपने मोटर्स या कोई भी जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं, जाते जाते वहाँ के लोगों पे रूल एंड रेगुलेशन करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। उसी तरीके से ब्रिटिश, जो आप कह लीजिए इंग्लैंड कह लीजिए, इंग्लैंड की एक कंपनी आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये आती है व्यापार करने, जैसे चाय, कॉटन, उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती थी, मसालों का व्यापार करने। वहाँ से आते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है कि ये यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ों में और ऐसे इन्वॉल्व होते जाते हैं कि वो रूल करने लगते हैं ऑल ओवर इंडिया। ये आप सभी लोग जानते होंगे। और माना जाता है 1757, 1757 का जो वॉर होता है, युद्ध होता है, जिसे प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूंगा मैं, तो आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे, समझेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में ये लोग जब जीतते हैं इस बैटल को, तो इन्हें कई सारे राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी और राजस्व का। अब ये टैक्स लेने लगते हैं लोगों से। फिर फाइनली 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीतते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, तब ये मानने लगती, मतलब जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग भी मानने लगते हैं कि अब अंग्रेज हम पर रूल करने लगे। और जब ये युद्ध जीत जाते हैं तब ये भारत के अनेक हिस्सों पर, अनेक पार्ट पे रूल करने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। ये दोनों युद्ध आपसे हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हुआ क्या कि जब उस कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब उसने सारे राज्यों को जीतने लगी या क्षेत्रों को जीतने लगी, तो उसको उस पे शासन करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता हुई। लेकिन वो नियम नहीं बना पा रहे थे वो इन चीज़ों को। तो फिर फाइनली जो फर्स्ट टाइम उन्होंने रूल बनाया, उसी का नाम रखा जो इसको रेगुलेटिंग एक्ट रखा। रेगुलेट मतलब कि चीज़ों को कैसे चलाई जाए, व्यवस्थित रखी जाए। और ये 1773, 1773 ईस्वी में ये रूल एग्जिस्ट किया। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन इस क्लास से रिलेटेड। आपको बता दें, हमारे भारत देश में 2 तरीके से रूल हुए, 2 लोगों से आप कह लीजिए, हालांकि अंग्रेज ही थे, लेकिन 1773, 1773 से 1857, 1857 की क्रांति तक
ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी। आप डायरेक्टली कह लीजिए, हालांकि इनडायरेक्टली इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, लेकिन जो हमारे सामने जो आप कह सकते हैं जो कंपनी थी वही रूल कर रही थी, वही अपने रेगुलेशंस बना रही थी। लेकिन जैसे ही 1857, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, क्रांति होती है, क्रांति विफल हो जाती है, तब सीधे ये सारी शक्तियाँ और सारा शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन, आप कह लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला जाता है। फिर पार्लियामेंट हमारे देश के लिए, गुलाम भारत के लिए, वो फिर रेगुलेशन एक्ट सारी चीज़ें वो बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपके एग्जाम में भी आता है रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण कब हुआ या कब जारी हुआ, तो ये डेट आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, चाहे आप हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें। सबसे पहले आपको बता दें कि 1773 से पहले आप ऐसे समझ लीजिए 1600 से लेकर 1773 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे मैंने बताया कि आप मान लीजिए हमारे टाटा, आप रिलायंस मान लीजिए, जो भी ढेर सारी कंपनियां हैं, तो ये उसमें इसी तरीके से वहाँ के देश की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसको मोनोपोली थी कि वो जहाँ शासन करेगी कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी उसी देश से, मतलब जहाँ टाटा चली गई वहाँ पे रिलायंस नहीं जाएगी, इस तरीके से समझ लीजिए। तो उन्होंने इतने एक आप सोच सकते हैं 173 साल तक लगभग इंडिया में उन्होंने रूल किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती थी, क्योंकि ये लोग, जो ये कंपनी थी, ये अपने देश में अपनी सरकार को टैक्स भी देती थी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब इनकी, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली बड़े वीक होते चली गई, ये कंपनी घाटे में चली गई, तो जब गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब इनको कुछ सहायता प्रदान की जाए, तो उसने क्या किया, कहा कि आप शासन करो, हम आपको, आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि हम नियंत्रित करेंगे, हम नियम बनाएंगे और तुम लोग वहीं रहो, शासन करो। इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लाया गया। उसने थोड़ा नियंत्रण पा लिया कि अब वो जो कहते थे वो कंपनी करती थी, इससे पहले ऐसा नहीं था डायरेक्टली। अब इसमें क्या हुआ, केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। केंद्रीय शासन अभी आगे हम लोग जानेंगे, इसको अभी यहीं तक समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के जब ये एक्ट आता है, तो इसको गवर्नर जनरल कहा गया। और कौन था, और इसमें इसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। इसका मीन क्या हुआ, अगर आप जाते हैं 1773 के ब्रिटिश इंडिया काल में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंसी थी, सॉरी, 3 प्रेसिडेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी। उस समय ऐसा नहीं था कि आप कई राज्य थे, प्रेसिडेंसी का मतलब एक क्षेत्र आप मान लीजिए। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, ये पूरा दक्षिण भारत, और एक बॉम्बे जिसमें आप महाराष्ट्र और गुजरात को ले सकते हैं। ये 3 प्रेसिडेंसी के अलग-अलग गवर्नर होते थे, जैसे बंगाल का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग, बम्बई का अलग। लेकिन जब ये एक्ट आया, एग्जिस्ट किया, तो होता क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल के गवर्नर को इतनी शक्ति दे दी गई कि उसके अंतर्गत, उसके नीचे ये दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर आने लगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बंगाल के ओहदा जो था गवर्नर का वो ऊपर हो गया, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, आप लास्ट है, अब पहले गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, तो वो वारेन हेस्टिंग आता है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में, बंगाल कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और जिसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस, वो होते हैं एलिजा एम्पे। तो ये भी आप लोग नाम याद रखिएगा। ये सारा चीज़ लगभग यहीं पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। एक बोर्ड बनाया गया, मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटिश सांसद ने बना कर दिया, संसद ने पारित करके दिया, एक बोर्ड बनाइए। बोर्ड का मतलब होता है उसमें कई लोग होंगे और शासन से संबंधित चीज़ों को, कि भारत में शासन किस प्रकार से चल रहा है और रूल फॉलो हो रहा है नहीं, या लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, सरकारी आदमी या सरकारी जो भी शासक हैं, चाहे वो गवर्नर हो या उसके नीचे जितने भी आप कह सकते हैं कि उच्च पद के अधिकारी, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसकी सारी रिपोर्ट बनाना इन बोर्ड का काम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी रिपोर्ट ये किसको भेजते थे, ये आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते थे, ऐसा समझ लीजिए।
तो जैसे ये एक्ट आया, इसमें जैसे-जैसे एक्ट आते गए वैसे-वैसे चीज़ें होती गईं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 1784 जो टाइमिंग है, ये डेट है, आप ईयर कह लीजिए, ये ईयर है, ये ध्यान रखिएगा। ये पिट्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, वे थे विलियम पिट। उन्हीं के नाम पे उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया था, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे ये एक्ट पड़ा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसमें हुआ क्या कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग-अलग कर दिए गए। मतलब अभी तो कंपनी व्यापार भी कर रही थी और शासन भी कर रही थी, लेकिन अब उसमें बाँट दिया गया कि ये लोग शासन करेंगे, मतलब ये सिपाही हैं, ये अधिकारी, ये व्यापारी हैं। उनमें व्यापारी वर्ग को अलग कर दिया गया, मतलब अंग्रेजों ने ही खुद में ऐसे कर दिया कि इन लोगों का काम सिर्फ व्यापार करना होगा और इन लोगों का काम शासन करना होगा, टैक्स वसूली होगा, ऐसी चीज़ें, सुरक्षा का काम होगा। तो ये इस एक्ट के थ्रू किया गया और यहीं से माना गया कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। पहले अभी तक जो कंपनी जैसे किसी भी क्षेत्र को जीत जाती थी, तो वो कहती थी कि ये हमारा क्षेत्र है। लेकिन अब वो धीरे-धीरे कहने लगे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्षेत्र हो गया। तो ऐसे इस एक्ट के थ्रू ये चीज़ें बदलाव आई। फिर आता है जो अगला एक्ट है 1793 का। इसमें क्या होता है कि इसमें इनके शासन को, जैसे आप देख सकते हैं कि जो अभी 1773 का एक्ट आया है, तो उसके 20 साल बाद एक नया एक्ट आता है और इनको व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसको अभी तक वो व्यापार कर रही थी, कोई अदर इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आ रही थी। ये मोनोपोली थी उसकी, मतलब कि एकाधिकार था। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिकार दिया था कि आप या ये कंपनी जहाँ जाएगी, वहाँ कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। तो ये अधिकार इसको फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत इसको शक्तियाँ प्रदान की गईं, ठीक है? उसके बाद जो एक्ट आता है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसको आप देख लीजिए 1813 का जो एक्ट है, इसको चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिए गए। अब हुआ क्या कि ये जो कंपनी थी, इस पे अधिक आप भार होने लगा, मतलब ये व्यापार नहीं कर पा रही थी अधिक हैंडल, तो अब सबके लिए व्यापार खोल दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश से और जो अभी तक नहीं आ रही थी कंपनियां, जैसे आपको बताया मैंने 20 साल तक के लिए इनकी मोनोपोली बढ़ा दी गई थी, लेकिन 20 साल के बाद सबको खोल दिया गया कि अब और भी ब्रिटिशर्स, मतलब वो लोग हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चीनी और चाय के लिए अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसमें इसकी मोनोपोली थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति कब प्रदान की गई? इससे पहले ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन 1813 में क्या हुआ कि अब ईसाई धर्म को प्रचार-प्रसार की अनुमति मिल गई। मतलब अब इंग्लैंड से, यूरोप से लोग आने लगे इंडिया में क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत बढ़ाने के लिए और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए, प्रचार-प्रसार करने के लिए। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कई बार आया भी है कुछ अलग एग्ज़ाम में। उसके बाद है भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुत्थान हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया। 1813 के जो ये चार्टर एक्ट है, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि अब धीरे-धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, वो लोग शिक्षा पर भी थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, थोड़ा-सा ही। वो मानते हैं कि जो वहाँ का साहित्य है भारत में, भारतीय साहित्य में, हालाँकि ये स्पेसिफ़िक नहीं करते हैं कि इंग्लिश, हिंदी या किस स्पेसिफ़िक लैंग्वेज का, ये बस कहते हैं कि वहाँ के जो साहित्य हैं उनके लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे। हालाँकि ये होते नहीं हैं, लेकिन ये इस एक्ट में था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है, वो आता है 1833 में। फिर वही लगभग 20 साल बाद एक्ट आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ कि अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो लगभग 20 ईयर के गैप में ये एक्ट बन रहे हैं। अब होता क्या है कि गवर्नर जनरल जो था, अभी तक आपने देखा कि गवर्नर जनरल की जब हम बात कर रहे थे तो वो इस प्रेसिडेंसी का था। मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। इस प्रेसिडेंसी का था, बंगाल प्रेसिडेंसी का। अब क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू 1833 के, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। मतलब अब ये पूरे भारत, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इस पूरे भारत के
गवर्नर जनरल का इसको नाम दे दिया गया। इसकी मतलब आप कह लीजिए कि इसकी पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया गया और इसकी पावर और बढ़ा दी गई। अभी तक तो ये बंगाल में था और बाकी ये यहाँ के गवर्नर इसको रिपोर्ट कर रहे थे, इसके नीचे थे, लेकिन अब यही गवर्नर जनरल जो है अब ये पूरे भारत का, पूरे ब्रिटिश इंडिया का बन गया। तो ये यहाँ पे एक मेजर चेंज आता है, इसीलिए इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको देख लीजिए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, कौन बने? तो आप कहते हैं विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। उसके बाद टीबी मैकाले, थॉमस मैकाले जो है, बाबिंगटन मैकाले जो है, ये विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया इनको। ये वही मैकाले हैं जिसको मैकाले शिक्षा या इसी व्यक्ति की देन है कि अंग्रेजी शिक्षा को इतना बढ़ावा मिला है आप कह सकते हैं इंडिया में। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते थे उस समय तक। मैकाले कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। मतलब इसी व्यक्ति ने ऐसा आप कह लीजिए एक कमेटी बनी जिसमें शिक्षा को लेकर इसने विचार दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये इसलिए किया गया कि यहाँ पे जब लोग अंग्रेजी पढ़ लेंगे, जो मान लीजिए जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ेंगे, आगे जब जॉब करनी होगी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम करेंगे। इसका मेन ये था कि ये चाहते थे कि इंडिया में ही कुछ लोगों को पढ़ाकर एजुकेट कर ऐसा तैयार किया जाए कि उनके साथ उनकी कंपनी के लिए, उनकी सरकार के लिए काम करें, क्लर्कियल काम करें, ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए मैकाले की इस शिक्षा नीति को ड्रेन ड्रेन थ्योरी या इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। छन छन के सिद्धांत का अर्थ हुआ, इसकी थ्योरी ये थी कि जैसे सोसाइटी है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो सोसाइटी में आप सभी लोग पता है कि एक गरीब भी, आप गरीब लोग हैं, फिर मिडिल क्लास है, फिर हायर अपर क्लास है। तो इसका मानना था कि जो अपर क्लास है उनके लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो लोग इनके नीचे वालों को पढ़ाएंगे या पढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये था कि इसने माना कि जो उच्च वर्ग के हैं, उच्च कुल के हैं या अमीर तबका है, उसको पहले पढ़ाया जाए। जब वो पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक उसके नीचे के लोग पढ़ने लगेंगे या थोड़े शिक्षित हो जाएंगे। ये इस थ्योरी का अर्थ है। फिर उसके बाद इसी चार्टर एक्ट के थ्रू एक अच्छी चीज़ क्या होती है हमारे समाज सोसाइटी के लिए, ये आप सभी लोग नोट भी करेंगे कि सती प्रथा, दास प्रथा का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि किसी को भी बंधक बनाकर काम कराया जाता था। ये प्रथा और कन्यावध को अवैध घोषित कर दिया गया। और आप सभी लोगों को पता है विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के मतलब मेहनत से या उनके वजह से सती प्रथा को भी बैन किया गया। तो ये इसी एक्ट के थ्रू लाया गया कि ये चीज़ें बंद हो जाएं, बैन हो जाएं आधिकारिक रूप से। उसके बाद जो अगला एक्ट आता है, इसको आप देख सकते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। एक्ट को ही इंग्लिश में, एक्ट इंग्लिश है, इसी को हिंदी में अधिनियम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे सर अधिनियम का मतलब आधिकारिक नियम। नियम होते हैं, नियम साधारण हो सकते हैं, हमारे घर के अलग नियम है, ट्रैफिक रूल्स के अलग नियम है, स्कूल के अलग नियम है। अधिनियम का मतलब आधिकारिक ऐसा नियम जो सबको पालन करना होगा, मतलब वो सर्वोच्च नियम हो जाएगा। उस समय तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो इसलिए अधिनियम वर्ड यूज किया गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी और सार्वजनिक सार्वजनिक जो निर्माण विभाग बनाया गया, उस समय तक विभाग ऐसे नहीं थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 1853 के ही इस एक्ट में ये कहा गया कि जो सिविल सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो हालांकि वो भले ही ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिशर्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भर्तियों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस चार्टर अधिनियम के द्वारा आप कह सकते हैं अनुमति मिली इन प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए, तो आप करेंगे 1853 की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब जो बात आती है, अभी तक 1850 तक, अब देखिए इसके आगे जो अधिनियम है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 5 ही साल बाद फिर से आ गया अधिनियम। ये क्यों आया? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, और उस क्रांति का बैड इम्पैक्ट गया वर्ल्ड के कई देशों में कि ये इस तरीके से रूल कर रहे हैं कि वहाँ पे बड़े आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पे लोग विरोध कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो शासन अभी तक कंपनी चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उससे शासन, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, अब वो पूरा शासन, पूरा कारभार जो है वो सीधे
ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब अब सीधे यहाँ से इंग्लैंड जो है वो रूल करने लगता है इंडिया पे। अभी तक इंग्लैंड डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली रूल करने लगा। इसलिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से, किस एक्ट से या किस तिथि से ये गवर्नमेंट क्राउन के अंडर आ गया। गवर्नमेंट क्राउन का मतलब होता है कि जो महारानी या महाराजा है उसके अंतर्गत आ गया। अब इसी समय से जो विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ, विक्टोरिया एलिजाबेथ, उसको इंडिया के भी महारानी कहा जाने लगा। तो ये अंतर हो जाता है। अब वो आप ऐसे से मान लीजिए कि वो इसको अपना हिस्सा मानने लगते हैं कि उसी तरीके से यहाँ शासन करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया या अधीन कर दिया गया। तो ये एक अंतर आता है इस एक्ट में, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या होता है, आपने देखा किस तरीके से बदलाव हुआ। पहले प्रेसिडेंसी वाइज गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पूरे आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया का सर्वोच्च अधिकारी है या पदाधिकारी है या सबसे बड़ी पोजीशन है, उसी का नाम बदल के वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस जब इनको लगा कि ये नाम रहेगा तो हो सकता है इन लोग में और गुस्सा हो, क्रोध हो, आक्रोश हो, तो उन्होंने नाम ही बदल दिया कि अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय ऑफ इंडिया। और भारत के वायसराय सबसे पहले वायसराय कौन बने, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये सबसे आखिरी भी रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे ही भारत के गवर्नर जनरल, और इन्हीं को ये लास्ट रह गए क्योंकि इन्हीं के समय इसका नाम बदल दिया गया। तो ये जो थे वो तो बने ही थे, बस ये भारत के वायसराय, इनको नाम कर दिया गया, इसलिए ये पहले कहेंगे और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को याद दिलाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है, इसकी कार्यकारिणी 15 सदस्य रखे गए। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। जो अभी तक एक बोर्ड बना था जो सारी रिपोर्ट इस ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था, उस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया कि अब किसी भी ऐसे बोर्ड, किसी भी ऐसे आप कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट ही वही संसद ही रूल कर रही है। तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। भारत का सचिव जो है, भारत का सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। चार्ल्स वुड भारत के सचिव बने। इनका मतलब है अब ये सारी चीज़ें एक ये ब्रिज का काम करते थे इंडिया के रूल के बीच और ब्रिटिशर्स जो भी वहाँ पे रूल या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसके बीच का एक ये ब्रिज का काम करते थे, उसकी पार्लियामेंट के बीच का ये ब्रिज का काम करते थे। इसी समय एक अच्छी चीज़ क्या होती है, एक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पैच दिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का निर्धारित किया गया था। एक वुड डिस्पैच नाम करके एक कमीशन बनता है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसमें कहा जाता है कि भारत में अब जो भारत के अधिकतर हिस्से हैं उसमें जो शिक्षा दी जाएगी, मैकाले के विपरीत, मैकाले इंग्लिश शिक्षा के पक्ष में थे, इन्होंने कहा उसके मातृभाषा में दी जाए लोगों को शिक्षा, और अधिक से अधिक शिक्षित बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्क देखा गया है हिस्ट्री में। इसीलिए वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। ये किस अधिनियम के तहत आया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 में आता है। ये थी इंपॉर्टेंट बात। इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या होती है, क्योंकि अब इसमें शिक्षा को लेकर भी कई काम होने लगे, क्योंकि अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल कर रही थी अब इंडिया पे। तो इसमें बम्बई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो सबसे पुराना मद्रास विश्वविद्यालय था। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मद्रास, कोलकाता विश्वविद्यालय जो था, फिर मद्रास, ये तीनों एक ही साथ वो किए गए थे, इनकी स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है, इसका नाम था भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इसमें क्या किया गया, अभी तक हर जगह पे अपनी अलग अलग सरकारें चल रही थी कि यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग है, बॉम्बे में अलग है, मद्रास में अलग है, और कई प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी, लेकिन कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी। जैसे मान लीजिए यूपी की अलग सरकार है, एमपी की अलग है, बिहार की अलग है, लेकिन एक केंद्र में सरकार है ना, जो पूरे आप कह सकते हैं सारे राज्यों से सबसे ऊपर सर्वोच्च सरकार है। ये अभी तक स्वरूप नहीं था। ये स्वरूप आता है 1861 में, जिसमें कोलकाता में, कलकत्ता उस समय उसका नाम था,
केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट बनाया गया। अभी तक पार्लियामेंट नहीं था, अभी तक विधानसभाएं थी हर क्षेत्र में, जो भी वो प्रांत कह लीजिए, प्रोविंस कह लीजिए। लेकिन इस समय इस एक्ट के थ्रू अब एक पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, जिसका केंद्रीय विधान परिषद नाम रखा गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका नाम था। और इसी एक्ट के थ्रू बम्बई, मद्रास और कोलकाता, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई थी, उन्हीं प्रेसिडेंसी में, उन्हीं शहरों में आप कह लीजिए हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। हालांकि इससे पहले आप कोलकाता में हम लोगों ने ऊपर सबसे ऊपर देखा था, ये एग्जाम में आता भी है, एक सर्वोच्च न्यायालय भी था, एक हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद क्या होता है कि अभी आप सभी लोग अध्यादेश जानते होंगे। कोविड के टाइम बड़े अध्यादेश आते हैं, या जब सदन नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश आते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कि जो भी रूल चाहे गवर्नर बनाए या राष्ट्रपति बनाए, वो 6 महीनों के लिए रहेगा। ये कंसेप्ट यहीं से लिया गया है। उस समय जो वायसराय था, मैंने आपको बताया कि जो अभी तक सर्वोच्च पद है, आप कह लीजिए उस समय का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसी शक्तियाँ जिसमें थी, उसमें उसको ये अधिकार दिया गया और कहा गया कि जो होगा ये 6 माह से अधिक लागू नहीं कर रह सकता है। मतलब एक बार जो अध्यादेश इन्होंने दे दिया तो वो 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद जैसा कि आज होता है कि उसको पास कराना होता है, चाहे वो जिस भी, अगर राज्य सरकार का है तो वो अपनी विधानसभा में कराएंगे, केंद्र सरकार का है तो वो पार्लियामेंट में कराएंगे। ये चीज़ें थी। विभागीय वितरण प्रणाली स्टार्ट की गई। इस समय कई विभाग बने और उन विभागों के थ्रू काम होने प्रारंभ हो गए। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद जो आज की इस क्लास का जो लास्ट अधिनियम है वो पढ़ेंगे, वो है 1892 भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या होता है, अब सभी लोगों को पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब कांग्रेस कई सारी डिमांड करती है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें एक चीज़ आती है, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। आपको बता दें, अभी तक किसी भी तरीके का कोई इलेक्शन नहीं होता था। जो लोग सरकारी कर्मचारी होते थे, सरकारी का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्मचारी, अंग्रेजी हुकूमत के कर्मचारी, वही लोग रूल भी बनाते थे, वही फॉलो भी कराते थे, वही जजमेंट भी देते थे, मतलब सारा कुछ खुद करते थे। लेकिन होता क्या है कि अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 1861 में केंद्रीय परिषद बन गई है। इस केंद्रीय परिषद के लिए लोग भी चुने जाएंगे। तो उसमें कुछ पोस्ट सरकारी होती थी, जिसमें सिर्फ सरकारी आदमी ही, सरकारी लोगों को आप कह सकते हैं मनोनीत किया जाता था। और इलेक्शन होते, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन 1892 में फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रारंभ किया गया। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। इसमें क्या हुआ कि जो कुछ पद थे, जहाँ पे कुछ पोस्ट थी जिसमें गैर सरकारी में चुनाव लड़ सकते थे, हालांकि आम आदमी जो नहीं लड़ पाता था, उसमें बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी ही चुनाव लड़ पाते थे। लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजों ने चुनाव के, या आप कह सकते हैं वोटिंग या इस तरीके की प्रणाली को जन्म दिया और स्टार्ट किया। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही आगे चल के हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फिर फैलती है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अधिकार मिलने लगा, जो लोग चुन के जाने लगे वे अब बहस कर सकते थे उस केंद्रीय विधान परिषद में। पहले अभी तक कोई भी इंडियन बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब चुन के जाने लगे तो उनको अथॉरिटी मिलने लगी, पावर मिलने लगी। तो ये थी चीज़ें आज की इस क्लास में। इसके आगे की चीज़ों को और डिटेल में कवर करेंगे, तब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने 1773 से लेकर 1892 के बीच की चीज़ों को पढ़ा, कवर किया, समझा। आप इन चीज़ों को नोट कर लें। जो स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं, उनको ये पीडीएफ कुछ देर बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।